हेलो बच्चों, CUET PG मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, मतलब पूरा टेलीग्राम सिर्फ एक मैसेज से भरा हुआ था कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में आप बताइए, कैसे क्या किया जाए, कैसे उसका फॉर्म भरें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे ज़्यादा तो बच्चे एलिजिबिलिटी में जो है परेशान हैं। सब्जेक्ट और नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का सिनेरियो क्या है, इसमें आप सभी लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं कि सर अगर मान लीजिए हम BSc कर रहे हैं तो क्या हम पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम देंगे तो एंट्रेंस में भैया हमसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी दुविधा है, बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, कैसे तैयारी करें, सिलेबस क्या है, ठीक है, और कह सकते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, सीट्स कितनी है, पेपर पैटर्न कैसा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 150 क्वेश्चन होगा तो पूरा हमको अटेंड करना है या सिर्फ 100 क्वेश्चन करना है। तो सभी जो सवाल हैं आपके, उनका वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। जैसा आपको पता है, ठीक है, कि जो भी इशू होता है उसको मैं डील करने के लिए आपसे जल्दी ही मुखातिब होने का प्रयास करता हूं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के PGAT यानी PG मास्टर्स के लिए जो आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन आया है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका CUET PG में अच्छे तरीके से पढ़ने के बावजूद किस परिस्थिति के कारण, किन्हीं परिस्थितियों के कारण क्या हुआ, मार्क्स कम आ गए हैं। तो आपके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने खुद बच्चा, ठीक है, मैंने खुद ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, और मैंने जो आपका PG का एंट्रेंस था, ये PGAT, इसको भी मैंने दिया था। मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी उस टाइम पर। ठीक है, और आप ये यकीन करें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत सुधर चुका है, बहुत उसकी अलग ख्याति हो चुकी है। इस बार आप देखेंगे कि भैया 5-6 तो UPSC के एस्पिरेंट्स वहाँ से निकले। ऑल इंडिया रैंक 1 जो आपकी स्कॉलर हैं, उन्होंने भी जो है आप देखेंगे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, तो यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो आप देखेंगे गुणवत्ता है, उसमें बहुत सुधार आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इसको जरूर चुन सकते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप जा सकते हैं। बहुत सारे आप में से बच्चों का सपना होगा AU, बहुत सारे बच्चे आप ग्रेजुएशन वहां से कर रहे होंगे तो आप वहां की स्थिति से वाकिफ होंगे। ठीक है, तो आज इसमें हम बात करेंगे सारी चीज़ों पर। अगर आपके CUET PG में कम मार्क्स हैं तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बच्चा आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके लगभग आपको 400 से ज़्यादा सीट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। और अगर 400 सीट्स मात्र पॉलिटिकल साइंस में अवेलेबल हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट्स में मिला करके अगर मैं बात करूं तो 7000 प्लस सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनरोल्ड होकर के अपना मास्टर्स एक टॉप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जैसे JNU, DU, BHU है। ठीक है, उसी के लेवल की यूनिवर्सिटी। मैं ये नहीं कहूँगा कि JNU है बच्चा, बिल्कुल मैं कह ही नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आपका CUET PG में मार्क्स थोड़ा कम हो गया है, आपको JNU, DU, BHU नहीं मिल रहा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसके बाद आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आपका नोटिस है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सेशन 2025-26 का कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता रहे, ठीक है, कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, सबसे पहले फीस के बारे में आपको पता रहे। ठीक है, इसमें 2 कोर्सेज होते हैं, PGAT 1 और PGAT 2। ठीक है, PGAT 1 और PGAT 2। ठीक है, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा कौन कौन से कोर्सेज इसमें शामिल होते हैं। तो PGAT 1 जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह मिलेगा, ठीक है, हिंदी हो गया, तो उसकी जो अनरिजर्व EWS और OBC की जो आपके फॉर्म की फीस है वो 1000 है। SC ST और जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनकी 500 है। वहीं PGAT 2 के कोर्सेज की आपके कह सकते हैं अनरिजर्व EWS OBC की 1600 है और SC ST और PWD की 800 है। ये तो आपकी बात हो गई बच्चा फीस की, यानी आपको फीस के बारे में पता चल गया कि भैया 1000 है आपके जनरल EWS OBC की और आपके 500 रुपया है SC ST और PWD की PGAT 1 में, जिसमें आपके मैक्सिमम कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर कि भैया जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो ऑनलाइन
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। कहाँ कहाँ किस किस सेंटर पर होगा? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली उत्तर प्रदेश में और न्यू दिल्ली में। मतलब अगर आपको ऑफलाइन सेंटर चूज करना है तो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली उत्तर प्रदेश, और ऑनलाइन ओनली यानी सिर्फ ऑनलाइन। आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ये जो सेंटर है ये PGT1 के लिए है, PG81 के लिए है, और PG82 के लिए क्या है आपका बच्चा? ये सिर्फ ऑनलाइन है। भोपाल, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब बिल्कुल बेसिक बातें हैं। मैं इसको आपको भेज दूंगा, ठीक है, और अपलोड करवा दूंगा। आप मालवी एकेडमी पर आकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मालवीय बैच 2025 करके टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें भी ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, क्योंकि फॉर्म आ चुका है, तो रजिस्ट्रेशन आपका 25 से स्टार्ट हो चुका है, 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। कब तक ये चलेगा बच्चा? 16 मई तक, यानी अभी बहुत समय है आपके पास। आप आराम से इसका फॉर्म भर दें, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, 16 मई तक इसका फॉर्म चलेगा। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 1 वीक पहले आएगा, और एंट्रेंस की जो डेट है आपको मैंने बताया PG81 और PG82 दो हैं। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा कौन कौन से कोर्सेज किसमें आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि PG81 जो है इसमें 4 लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो लिस्ट 1, 2, 3 का जो एग्जाम होगा वो जून के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, वैसे सभी एग्जाम आप देखेंगे कि जून के फर्स्ट वीक में होंगे, यानी टेंटेटिव है, सेकेंड वीक भी हो सकता है, लेकिन जून के फर्स्ट वीक में, यानी आप देखेंगे 10 जून के आसपास। ठीक है, 5 से लेकर के 10 जून के आसपास आपके एग्जाम होंगे। तो यानी अभी आप देखेंगे कि लगभग 1 महीने 1.5 महीने का समय आपके पास है। और यकीन मानिए बच्चों, जो आपने CUET PG में तैयारी किया है 70% सिलेबस वही आने वाला है। कोई आपको गुमराह करे, ठीक है, सिलेबस आपको मैं भेज दूंगा, आप उसको देख लेंगे। आगे मैं रणनीति पर वीडियोस बनाता रहूँगा कि आपको कैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी चाहिए। और ख़ास करके पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं, जैसा कि आपको पता है मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ यहाँ पर मालवी एकेडमी में, तो मैं उनकी तैयारी की तो पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लूँगा। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन करना है, सब कुछ मैं आपको करवा रहा होऊंगा, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सिलेबस का वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, कहाँ से उसको क्या पढ़ना है। और आप यकीन माने कि CUET PG का जो आपका सिलेबस है उसका 70% सिलेबस आपको मैच करेगा। तो परेशान ना हो, घबराएं ना। ठीक है, किसी के बहकावे में ना आए जो बहुत सारे चैनल बता रहे हैं भैया इसकी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ा है 70% वही आएगा, 30% मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलें अगर हम, ठीक है, बात करते हैं बच्चों आपके जो PG81 और PG82 की बात है। ठीक है, तो अगर हम PG81 की बात करें, ठीक है, तो PG81 में, ठीक है, जो PG81 में आपके 4 लिस्ट की बात मैंने किया था ना बच्चों, तो 4 लिस्ट में जो पहली लिस्ट है उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? MA एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, म्यूजिक, वोकल, सितार, तबला, ठीक है, पेंटिंग, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, आपका वो लिस्ट 1 में ही है। ठीक है, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू, यानी ये सब लिस्ट 1 में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो सब्जेक्ट और नॉन सब्जेक्ट की जो बात चलती है। ठीक है, लिस्ट मैं आपको दे दूंगा कौन किस लिस्ट में है, उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट देख करके आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि भैया सब्जेक्ट और नॉन सब्जेक्ट की डिबेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। सब्जेक्ट और नॉन सब्जेक्ट वाले क्या मतलब है इसका, पहले ये समझिए। सब्जेक्ट के कैंडिडेट वो हैं जिनका जो है जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, जो फाइनल ईयर में आपका सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट बचता है आपका। अगर आप BA कर रहे हैं, नॉर्मल BA, या जो है आपका नॉर्मल BA है, तो 2 सब्जेक्ट बचेगा आपका। उसी 2 सब्जेक्ट में से अगर आप एक मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट कैंडिडेट हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आपने BSc किया है, ठीक है, या फिर आप ऐसे सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहते हैं जो आपका फाइनल ईयर, BA फाइनल ईयर में नहीं था, तब आप नॉन सब्जेक्ट में आएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट क्या अलाउड हैं या नहीं अलाउड हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में अलाउड है, इकोनॉमिक्स में भी है, ठीक है, इंग्लिश में भी है,
ठीक है। उसके अलावा हिंदी में भी आ सकते हैं। अगर मान लीजिए, इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर आपने बीए जो है अपना हिस्ट्री और पॉलिटी से भी किया है, अगर बीए आपने हिस्ट्री और पॉलिटी से किया है, लेकिन अगर आप मास्टर्स हिंदी से करना चाहते हैं, एमए हिंदी से करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। नॉन सब्जेक्ट का मतलब यही हुआ कि आपका जो बीए में लास्ट 2 सब्जेक्ट है, अगर उससे आप एमए ना करके किसी तीसरे सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं, बशर्ते जो आपकी नोटिस है उसमें यस लिखा हो। जैसे नो जिसमें लिखा है, जैसे आप देखेंगे कि एजुकेशन में आप नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन अगर आपको एमए करना है एजुकेशन में, तो आपका जो बीए का जो फाइनल ईयर है उसमें आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट एजुकेशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये नॉन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात हो गई, जो बेसिक आपको मैंने समझाया। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या कैसे क्राइटेरिया है इसका, तो उसके लिए परेशान ना हो। अभी जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतनी बातें समझते जाएं। लिस्ट 2 है, यहां पर आप देख लें, ठीक है। लिस्ट 2 में बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी है। लिस्ट 3 में एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे कि पीजी 82 का भी सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं यहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर डिबेट जो सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा गया है, इसीलिए कि भैया सब्जेक्ट और नॉन सब्जेक्ट के बीच में बहुत डिबेट होती है, ठीक है। इस पर आने के पहले मैं एक बार आपको ज़रा पहले वो बता दूं कि इसका पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न आपका क्या होने वाला है, तब वहाँ पर जाएंगे तो अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, यानी कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपको देखना है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको जो जाननी चाहिए, जो आपके लिए खुशखबरी है कि नो निगेटिव मार्किंग। अब सीयूईटी पीजी में आप लोगों के बहुत सारे निगेटिव मार्क्स चले गए, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन गलत हुआ तो 20 नंबर कट गया आपका। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भैया कि कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली बात ये हो गया। पैटर्न के बारे में बात करें बच्चों हम, तो टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं आपको यहाँ पर ध्यान देना है। टोटल आपके क्वेश्चन हैं वो 150 होंगे। ध्यान से देखिएगा, आपके बुकलेट में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 150 होंगे। अगर आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि आप जब अपना बीए करते हो, ठीक है, आपका जो बीए का थर्ड ईयर होता है, बीए का जो थर्ड ईयर होता है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऐसे आपसे पूछेगा पूरी बातें, सब्जेक्ट 1 कौन सा रखेंगे, सब्जेक्ट 2 कौन सा रखेंगे। ये 2 सब्जेक्ट आपके बीए थर्ड ईयर में होता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट से आपके पास 50-50 क्वेश्चन वहां पर होंगे, ठीक है। यानी 50 क्वेश्चन आपके एक सब्जेक्ट से, 50 क्वेश्चन दोनों दूसरे सब्जेक्ट से, यानी 100 क्वेश्चन ये हो गया। और जो आपका 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो आपके 50 मार्क्स होंगे वो सभी के लिए क्या होगा, जनरल पेपर होगा। 50 क्वेश्चन क्या होगा भैया, जनरल पेपर होगा। जनरल पेपर 50 क्वेश्चन जनरल पेपर होगा, ठीक है। इस जनरल पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा अभी मैं डिटेल में बताता हूं, परेशान नहीं होना है। 50 क्वेश्चन जो आपके जनरल पेपर होगा, ठीक है, ये जो 50 क्वेश्चन होगा ये 2-2 नंबर के होंगे, यानी कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बच्चों। फिर से मैं बताता हूँ आपका जो पेपर पैटर्न है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि 50 क्वेश्चन जनरल पेपर का आएगा, इसमें आपको 2-2 नंबर का होगा, तो 100 मार्क्स का ये हो जाएगा, ये सबके लिए कंपलसरी होगा। अब इसमें क्या क्या आएगा भैया, अब इसमें आपको जीके से पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, ठीक है। इसमें आपको मैथ्स पूछी जाएगी, ठीक है, मैथ्स यानी आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। इसमें आपका हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जीके जीएस जो है, एक आपकी बुक आती है लूसेंट करके, अगर आप लूसेंट थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे सारे सब्जेक्ट तब भी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बेसिक अगर आपने लूसेंट पढ़ लिया, ठीक है, तो आपका जीके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल में हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन ये हो गया। अब मान लीजिए कि आपके 2 सब्जेक्ट थे, ठीक है, 2 सब्जेक्ट थे आपके बीए थर्ड ईयर में, लेकिन आप जब फॉर्म भर रहे थे तो आपको नहीं चाहिए कि आप दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके पेपर में आए, तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चुन लीजिए। मान लीजिए कि कोई, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, अगर मैंने ग्रेजुएशन
में मेरे जो 2 सब्जेक्ट थे, एक पॉलिटिकल था, एक इंग्लिश लिटरेचर था। मैं चाहता हूं कि मैं पॉलिटिकल से ही मुझे करना है, कुछ भी हो जाए, तो मैं इंग्लिश को सेलेक्ट ही नहीं किया, मैंने सेकंड सब्जेक्ट यहां पर सेलेक्ट ही नहीं किया। तब मेरे पास कितने क्वेश्चन आएंगे? मात्र 100 क्वेश्चन, 50 इसके और 50 पॉलिटिकल साइंस के। लेकिन अगर मैंने दोनों सेलेक्ट कर दिया कि भैया दोनों दे देते हैं, अब दोनों क्यों सिलेक्ट करता है आदमी कि मान लो पॉलिटिकल का पेपर टफ आ गया और इंग्लिश का पेपर आसान रहा, या फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है उसका पेपर आसान रहा, तो मैं उसको कर लूँगा। इसीलिए लोग दोनों सब्जेक्ट को टिक कर देते हैं। लेकिन टाइम वही है, 2 घंटे का टाइम है, उसी में आपको करना पड़ेगा, चाहे आप 2 सब्जेक्ट चुन लें यहाँ पर, चाहे जितने सब्जेक्ट चुन लें। ठीक है, तो यानी क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है और आप सिर्फ उसी से मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आप एक ही सब्जेक्ट चुनिए, तो आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन मिलेगा। 50 क्वेश्चन आपको जनरल पेपर का मिल जाएगा और 50 क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मान लीजिए आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चुना कि भैया सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से हम करेंगे, तो आपको 50 क्वेश्चन होगा, लेकिन ये कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा? 4, यानी 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 नंबर का जनरल पेपर, 100 का जनरल और 200 का सब्जेक्ट, यानी 300 में आपका पूरी कट ऑफ बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो पहली कट ऑफ जनरल की जाती है, कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा एयू की, वो 190 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। 190 प्लस आपकी पहली कट ऑफ होगी। जनरल की अंततः जो कट ऑफ आएगी वो 180, 170 इसी के आसपास रहेगी, इससे नीचे जनरल की कट ऑफ नहीं जाती है। डिटेल में अलग वीडियो में बताऊंगा मैं, बट अभी आपको मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे सर मान लीजिए मैं 2 सब्जेक्ट चुनूं ही ना, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट चुन लूं तब, तो भैया सिर्फ आपके पास 100 क्वेश्चन आएगा, यानी 50 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर का, 50 आपने जो सब्जेक्ट चुना है। लेकिन अगर आप दोनों सब्जेक्ट चुनते हैं ग्रेजुएशन के अपने लास्ट ईयर वाले, तो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी 50 एक सब्जेक्ट से, 50 क्वेश्चन पहले सब्जेक्ट से और 50 दूसरे सब्जेक्ट से, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? दोनों पेपर आप दे लेंगे, फिर कट ऑफ क्या होगा? मान लीजिए आपका पॉलिटिकल और इंग्लिश है, तो पॉलिटिकल वाली कट ऑफ पॉलिटिकल के पेपर के हिसाब से डिसाइड होगी, इंग्लिश वाली कट ऑफ इंग्लिश के पेपर के हिसाब से क्या होगी? डिसाइड होगी। ये क्या हो गया आपके टोटल क्वेश्चन। इसमें बहुत लोग भ्रमित थे। तो यदि आप सिर्फ ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन में जो है पॉलिटिकल साइंस रहा है और आप सिर्फ मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर देना चाहते हैं, तो 100 क्वेश्चन आपके पास आएगा बस। 50 जनरल पेपर जो 100 नंबर का होगा, 50 आपका पॉलिटिकल साइंस जो 4 नंबर का होगा, यानी 200 और 100 300 नंबर का टोटल पेपर होगा आपका। अब दूसरी बात आपके सामने आती है कि जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट हैं, ठीक है, दूसरी बात क्या आती है? नॉन सब्जेक्ट वाले। नॉन सब्जेक्ट वाले कौन कौन से होंगे भैया? ठीक है, नॉन सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, ध्यान से सुन लीजिए। जिन्होंने बीएससी किया होगा, ठीक है, जिन्होंने बीएससी किया होगा, या फिर ऐसे बच्चे भी होंगे जो मान लीजिए जिनका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में ऐसे सब्जेक्ट थे जिनसे वो एमए करना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि किसी तीसरे सब्जेक्ट से, थर्ड सब्जेक्ट से करना चाहते हैं। तो फॉर्म भरते समय ध्यान से भरिएगा, वहाँ पर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कौन से थर्ड सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं। अगर उस थर्ड सब्जेक्ट से जिससे आप करना चाहते हैं वो अगर अलाउ करेगा कि हाँ भैया हमारे यहाँ अलाउ है नॉन सब्जेक्ट वाले, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, वरना आपका फॉर्म वहीं पर कह देगा भैया आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही थी कि मान लीजिए आपने बीएससी किया है, तो बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे कि क्या सर हमसे क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस वाला, मान लीजिए इनके लिए भी पहला पेपर तो जनरल पेपर होगा ही बच्चों। जनरल पेपर तो सबके लिए कॉमन है, जनरल पेपर सबके लिए कॉमन है, यानी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, तो सबसे वही सेम पूछे जाएंगे, वो सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीएससी किया है तो आपको फॉर्म में क्या पूछा जाएगा? जो 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले आएंगे वो आपके होंगे जो लास्ट ईयर में आपने बीएससी में लिया होगा। मान लीजिए आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया था, मान लीजिए लास्ट ईयर में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है, तो आपको फिजिक्स के 50 क्वेश्चन
और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, दोनों करना पड़ेगा और ये कंपलसरी है बच्चा, ध्यान से समझिएगा वरना बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर आप नॉन सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं और आपने बीएससी किया हुआ है और अब आप पॉलिटिकल साइंस से एमए करना चाहते हैं तो एक तो जनरल पेपर होगा जो सबके लिए आपका कॉमन होगा, लेकिन जो दूसरा पेपर होगा उसमें आपको जो फाइनल ईयर के 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स फॉर एग्जांपल और केमिस्ट्री, तो दोनों के 50-50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन दोनों यानी 100 क्वेश्चन दोनों करना आपके लिए कंपलसरी होगा। उसके बाद जितना आप जो है फिजिक्स में नंबर मिलेगा आपको, जितना आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लिया जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कोई लड़का था, ठीक है, उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री उसका लास्ट ईयर में था, उसने दोनों पेपर दिया, इसमें उसके आए 150 और इसमें उसके आए फिजिक्स में उसको 150 मिला, केमिस्ट्री में उसको 170 मिला, तो उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे? तो उसके मार्क्स 150 प्लस 170 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 से डिवाइड कर दिया जाए क्योंकि 2 सब्जेक्ट था, एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 150 320 हो गया और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 160 आ जाएगा, यानी आपके मार्क्स कितने होंगे? 160 माने जाएंगे, यानी आपके पॉलिटिकल साइंस में 160 मार्क्स होंगे। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नॉन सब्जेक्ट की कट ऑफ है वो हाई जाती है, नॉन सब्जेक्ट वालों की कट ऑफ अलग से आती है और ये हाई जाती है। क्यों? क्योंकि अपने अपने सब्जेक्ट के पेपर सबको देने होते हैं, वो उसमें पारंगत होते हैं और अच्छा नंबर ले आते हैं और यहाँ पर कट ऑफ हाई हो जाती है। इतना पूरा सिनेरियो था जो मैंने आपको समझाया। अब यहीं पर एक सिनेरियो और हो सकता है कि मान लीजिए बच्चा कि आपका जो फाइनल जो ग्रेजुएशन, ठीक है, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, मान लीजिए ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, ठीक है, आपके 2 सब्जेक्ट थे, एक था आपका हिंदी और एक था आपका एंशिएंट हिस्ट्री। लेकिन अब आपका एमए इन दोनों सब्जेक्ट से करने का मन नहीं है, आप चाहते हैं कि भैया अब हम पॉलिटिकल साइंस से क्या करेंगे? एमए करेंगे। तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पॉलिटिकल से कर सकते हैं, लेकिन जो आपका पेपर होगा, पेपर कैसा होगा? एक पहला पेपर तो वही जनरल पेपर होगा जो सबके लिए कॉमन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, ये तो सबके लिए कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा पेपर आपको देना पड़ेगा उसमें हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एंशिएंट से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और वो 100 का 100 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। ठीक है, अब जितना आप दोनों में पाएंगे, हिंदी में जितना पाएंगे, एंशिएंट में जितना पाएंगे, उसका आपका एवरेज निकाला जाएगा और वो आपका नंबर होगा। उस आधार पर आप फाइट करेंगे कट ऑफ में जाकर के। तो ये सब्जेक्ट और नॉन सब्जेक्ट वाली डिबेट हमको लगता है आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मैं बताता हूं, अगर आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस रहा है और आप चाहते हो कि मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में करना है, तो निश्चिंत होकर के आपके 100 क्वेश्चन ही होंगे, 50 आपका जनरल पेपर और 50 आपके पॉलिटिकल साइंस, खत्म। आपको कोई पछड़े में नहीं पड़ना है। अगर आपका हिंदी में जो है, अगर आपने फाइनल ईयर बीए में आपका हिंदी है और आप हिंदी से ही मास्टर्स करना चाहते हैं तो 50 जनरल पेपर का, 50 हिंदी का, 100 क्वेश्चन आपके पास होगा, उसमें से आप अपना कर लेंगे। ठीक है, ये रही पूरी बात जो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ पा रही थी बच्चों। ठीक है, ये आपका हो गया पेपर पैटर्न। ठीक है, ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही बताया, थोड़ा सा और मैं आपको एलिजिबिलिटी में अगर आपको एक्सपैंड कर दूं तो एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है मास्टर्स करने की कि आप क्या हैं, आप जो हैं ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए? आपका पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप मास्टर्स करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलिजिबल हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न मैंने बता दिया, सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट के लिए, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट दोनों के लिए बता दिया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सीट की ओर कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं बच्चों। ठीक है, सब्जेक्ट और नॉन सब्जेक्ट सारी बातें मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्या होगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी। रिजर्वेशन की बात अगर करें तो आपको पता है 15% रिजर्वेशन है यहाँ पर आपके एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, 27% ओबीसी, 10% आपका ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों कि अगर आपके पास एनसीसी का है, बहुत सारे बच्चे मेरे पूछते हैं कि सर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी मैंने किया हुआ तो उसका फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 5%
जितने आपके मार्क्स हैं 5% उसमें वेटेज आपको दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ठीक है आपने 150 आपको मार्क्स मिले हैं, ठीक है 150 नंबर आपको मिला और आपने एनसीसी किया हुआ है तो इसमें आपका 7.5 नंबर और जोड़ दिया जाएगा, यानी 5%, 157.5 मार्क्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, ये था आपका एनसीसी से रिलेटेड। स्पोर्ट्स कोटा, यानी आप देखेंगे कि जितनी टोटल सीट्स होती है उसकी 2% जो सीट है वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए निर्धारित होती है, यानी स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर हैं, स्टेट लेवल के प्लेयर हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा 2% आपके लिए सीट यहाँ पर रिजर्व होती है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है, किस आधार पर आपके नंबर यहाँ पर कटते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है, जो मैं आपको यहीं समझा देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर आकर के, ठीक है, कि गैप ईयर, ठीक है, मार्क्स रिडक्शन ऑफ गैप ईयर स्टूडेंट, यानी मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आप 1 साल का आपने गैप ले लिया। भैया बहुत लोग ऐसा करते हो आप लोग कि भैया थक जाते हो पढ़ते पढ़ते, ठीक है, और आपने 1 साल का गैप ले लिया। ग्रेजुएशन करने की बात है बच्चा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद 1 साल का गैप ले लिया फिर मास्टर्स करने जाओगे तो जितना मार्क्स आपका है यानी एक ईयर में कितना कट जाएगा 5%, यानी अगर आपने 150 नंबर आपको मिला हुआ है तो उसका 5% कट जाएगा 7.5, यानी 142.5 आपके पास टोटल नंबर आपके पास बचेगा। यानी अगर आपने 1 साल का गैप लिया है तो आपको 5% कट जाएगा, 2 ईयर का गैप है आपके ग्रेजुएशन में तो 10% हो जाएगा, 3 ईयर का है तो 15% हो जाएगा, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। मान लीजिए किसी का जो ग्रेजुएशन है वो 2022 में कंप्लीट हो गया और वो मास्टर्स 2024 में करने आएगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी का जो ग्रेजुएशन है वो 2023 में ही हो गया था, अब वो 2025 का फॉर्म भर रहा है तो उसके 24 वाले मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि 1 साल गैप है उसका, तो 5% कटेगा। ठीक है, यानी जितने साल का आपका गैप होगा उतना 5% आपके मार्क्स में से जितना आपको मिला होगा उसमें से कटेगा। ये बात आप एकदम क्लियर रखें बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप वगैरह नहीं करना चाहिए पढ़ाई में। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब हम लोग सीट्स की ओर आते हैं, जो कि बहुत सीट्स है बच्चा, बहुत सीट है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है पहली बात तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है, ठीक है बच्चा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है। उसके बाद इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जैसे सीएमपी हो गया, ठीक है, आपका केपी हो गया, ठीक है, एडीसी हो गया, आईएसडीसी हो गया, ठीक है, बहुत सारे इसके क्या हैं आप देखेंगे कि इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, बहुत सारे एफिलिएटेड इसके कॉलेज हैं, तो सब में अलग अलग सीट्स हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में 465, इकोनॉमिक्स 389, एजुकेशन 166, हिंदी में आपका 589 यानी 589, इंग्लिश में 615, ठीक है, आप देखेंगे मेडुअल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में 309। पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से आप देख लेंगे। पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे 406, ठीक है, कितनी सीट्स है भैया 465 सीट्स हैं आपके पास। तो जिसके कम मार्क्स हैं वो अभी परेशान ना हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लग जाएं, जुट जाएं पूरी ताकत के साथ, क्योंकि 465 सीट बच्चा बहुत होती है। आप अच्छे से लग जाएं, मैं भी आपके साथ लगूंगा और पूरा सिलेबस जितना मैंने पढ़ाया हुआ है 70% वही आएगा, उसको रिवीजन करते रहो और 30% जो एक्स्ट्रा है उसको आपको क्या करना है अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये सीट का पूरा रेशियो है, आपको मैं एक बार PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप सब क्या कर लेंगे देख लेंगे। टोटल आप देखेंगे बच्चा लगभग आप देखेंगे 7000 के ऊपर, यहां पर देखेंगे 7231 सीटें क्या हैं आपके लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, ये पूरा आपका जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था वो इंफॉर्मेशन हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको कह सकते हैं क्या चीज़ें करनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है आपको, व्हाट इज टू बी डन। तो भैया जो भी आपके CUET का सिलेबस रहा है, पहली बात तो आप उसको पढ़ लो पूरा। CUET का सिलेबस जो है उसको कंप्लीट कर लो अच्छे से, CUET के सिलेबस को कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसके अलावा 30% जो आपको है, ठीक है,
वो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों का तो मैं खुद कन्वर्ट करवा दूंगा कवर, और भी जो सब्जेक्ट्स के हैं उनके लिए भी MCQ हो गया और प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैसे क्या करना है वो हम लोग मुहैया कराएंगे, ठीक है। बाकी आपको कुछ बेसिक जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके सब्जेक्ट की बेसिक बुक्स हैं, उनको आप पढ़ते रहें, आपका हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। जैसे पॉलिटिकल साइंस वालों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बात करूं अगर मैं, तो आपको बच्चा जितना मैंने पढ़ाया है वो उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है सिलेबस में उसको मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, लेकिन ओपी गाबा आपको पढ़ लेना है, जितना समझ में आए उतना पढ़ लो, बाकी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पूछा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक बुक आती है M लक्ष्मीकांत की, आप सभी को पता होगा बच्चों, पॉलिटिकल वाले। M लक्ष्मीकांत के शुरुआती 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बच्चों। कितने? शुरुआती 4 चैप्टर्स, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बाकी मैंने मैराथन भी लिया हुआ था पब्लिक एड का, वो भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। तो ये पूरा इससे रिलेटेड आप देखेंगे कि सिलेबस भी मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। अलग वीडियो में सिलेबस क्या है वैसे आपने देखा होगा, बट फिर भी मैं आपको लेकर के आऊंगा कहां से क्या चीजें करनी है। बाकी CUET PG का जो सिलेबस है वो 70% आपका सिलेबस है, उसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो करते रहिए, फिर से मैराथन और फिर से वो पूरा प्रश्न का देख लीजिए, सब कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव, IR, सब कुछ एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, और अच्छे से लग जाइए। यकीन मानिए आपका जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से होगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जितनी बातें थी वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, कितनी सीट्स है वो बता दिया, पेपर पैटर्न क्या है वो भी बता दिया। बाकी आगे की जो बातें हैं सिलेबस से रिलेटेड और कैसे और अच्छे से आप तैयारी कर सकें, इसके लिए मैं और वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अभी आप आराम से ना बैठें, ठीक है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तैयारी अच्छे से पुरजोर तरीके से करते रहें, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें अपना, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।